बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होगा और हम प्योरली कोशिश इसके ऊपर इसमें हम यही करेंगे कि इकॉनमी के हवाले से जो है वो महंगाई के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, उसके अलावा कर्ज़ों का जो बड़ा सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान अपने कर्ज़े किस तरह से अदा करेगा, और साथ ही साथ जो है वो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहाँ जाएगी। तो ये तीन जो आइटम्स हैं इनको हम बड़े बड़े डिटेल में अपने जो है वो पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाले दिन हैं या जो आने वाले 6 महीने हैं उनमें हमारे जीडीपी किस तरफ जाएगा, उसमें हमारे जो है कर्ज़ों की पोजीशन क्या होगी, या उनमें जो है वो हमें किस तरीके से हम महंगाई को कम करने की पोजीशन में होंगे। तो हमें आज जो मेहमान हजरात ज्वाइन करेंगे, ज़ाहिर है अब मेरे इतने लेक्चर की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारे जो हैं वो अपनी अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं और मतलब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हमें ज्वाइन करेंगे मुज़म्मिल असलम साहब, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब अशफाक तोला साहब, हमें ज्वाइन करेंगे मियाँ जाहिद हुसैन साहब, और आखिर में ज्वाइन करेंगे फ़ारूक सलीम साहब। वेलकम टू द शो अशफाक साहब एंड मुज़म्मिल साहब सर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये मुज़म्मिल साहब आपसे सवाल करेंगे सर, ये एक कल जो है या परसों आपने भी सुना होगा, ये शब्बर ज़ैदी साहब ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है वो गोइंग कंसर्न है। अब अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें हम लोग जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो इस एजम्पशन को लेके कर रहे होते हैं कि ये जो एंटिटी है ये मुस्तकबिल में भी ऑपरेशंस कंटिन्यू रखेगी, और उसके कुछ इसकी जो है ना वो इस्तिलाहात होती हैं या कुछ अशारे होते हैं जो दिए हुए होते हैं। मसलन अगर उसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं या उसके क्रेडिटर्स जो है वो बहुत तंग कर रहे हैं, तो सेम टाइप की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की भी लग रही है। तो इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं मुज़म्मिल भाई? अच्छा जी, शुक्रिया पहले तो अकबर भाई आपका, आपने बुलाया और मुझे जो है अशफाक तोला साहब के साथ जो है मौका दिया बात करने का। तो इंशाल्लाह ताला हमारी बड़ी इंटेलेक्चुअली बात होगी और कोशिश करेंगे कि ए पॉलिटिकल बात करें हम ना। देखिए, पहली बात तो ये कि शब्बर ज़ैदी साहब का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक स्पीच कर रहा था और उस पे जो है मेरा कुछ चंद सेकंड्स का जो है क्लिप उठा के इसको जो है चलाया गया और वो सियाको सबाक से हट के था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी उस क्लिप को मतलब लोगों ने वायरल डायरेक्ट किया, उसकी कोई किसी ने ट्रांसक्रिप्ट नहीं लिखी। तो वो स्क्रिप्ट अपने आप में खुद बोलता है, वो चाहे जितनी भी वजाहत दे दे। ठीक है जी। तो ये जो उन्होंने बात बोली और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया। ठीक है जी। और इस पे मैंने उनसे बजाय ये कि पर्सनल में वजाहत देने के, ट्विटर में ही उनसे वजाहत मांगी और डायरेक्ट उनको मुखातिब किया और मैंने कहा सर थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एड्रेस किया ट्विटर पे ही और उन्होंने कहा मिस्टर मुजम्मिल ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, वो हो गया। और मैं तो इसको एक गोइंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आपके अखराजात ज्यादा हैं और आमदनी कम है और ये कब तक चलेगा, तो ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ आपकी बात पे। आपने जिस तरह बोला, इरशाद फरमाया कि अगर ऐसा ही सूरत हाल होगी तो मतलब यू आर हेडिंग टुवर्ड्स कोलैप्स, और आपने उसको एक अकाउंटिंग इस्तिलाह में जो है बात की और बोला कि अकाउंटिंग की इस्तिलाह में तो ये जो है दिस इज नॉट द सस्टेनेबल थिंग जो ये हो रहा है। पहली बात ये कि इसीलिए जो है ना मईशत में जो है ना, मईशत एक टोटली डिफरेंट चीज होती है। मईशत एक बिल्कुल ही डिफरेंट ओनरशिप होती है। छोटी सी मिसाल देता हूं आपको कि मेरा या आपका मकान अगर सड़क के किनारे पे बना हुआ है और हुकूमत का इरादा बन जाए कि सड़क को तौसी करनी है, तो वो हुकूमत मेरे से और आपसे सरकारी रेट देकर वो जगह ले सकती है वापस। ठीक है ना। तो जो सरकार होती है ना, सरकार के बेपनाह जिसे कहते हैं वसाइल होते हैं, उसके पास अथॉरिटीज होती हैं, उसके पास पावर होती है। सरकार का कोई रेगुलेटर नहीं होता। सरकार खुद बजाते खुद एक स्टेट जो है रेगुलेटर होती है और वो अपने अवाम पे उसके अथॉरिटी होती है। आज 10% टैक्स ले रही है, कल को वो 80% टैक्स ले सकती है, 50% टैक्स ले सकती है। कल को वो 50% टैक्स ले रही है, उसको टैक्स से अस्तशना कर सकती है।
कल को जो है, जो सरकार ने एक आम कारोबार को लीज दी हुई है, बिजनेस दिया हुआ है, वो उससे वो जगह वापस ले सकती है, उसकी जो है चीजों को ऊपर नीचे कर सकती है। तो इसको कभी भी मुल्क को एक गोइंग कंसर्न के तौर पे जो है बोल कर अपने आप को और दूसरों को गुमराह करने वाली बात है। अब आप आज पूरी दुनिया की मिसाल देता हूँ मैं आपको। चीन जो है इस वक्त दुनिया का सबसे, जिसे कहते हैं ना, तिजारती तनासुब से देखा जाए कामयाब तरीन मुल्क है। उसका जो है पूरी दुनिया को माल देता है। अमेरिका को उसने लगभग 3 से 4 हजार अरब डॉलर कर्जा दिया हुआ है, क्योंकि उसकी तिजारती तवाजुन जो है इतना ज्यादा बेहतर है कि वो कर्जा देता है। लेकिन बजाते खुद अगर चीन की हुकूमत को देखें तो उसका जो कर्जा है वो 80% उसकी जीडीपी के तनासुब से है। इसी तरीके से अमेरिका का 107% है। ये दुनिया के अमीर तरीन ये ममालिक है। एक्सटर्नल डेट की बात हो रही है, टोटल डेट की? उनकी डेट की बात हो रही है, टोटल डेट की डेट बात की, हो रही है। एक्सटर्नल डेट की जी बात जी, करें डेट। मुजम्मिल भाई। सर मैं एक बात समझने की कोशिश, देखें ना, अब आपके, मैं आपको समझाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ, तफसील पे जा रहा हूँ, जी जी फिर जी। आप उसको थोड़ा सा आप जो है ना उस पे बोलिएगा एक्सटर्नल डेट की। और एक्सटर्नल डेट तो हमारा माशाल्लाह 40% भी नहीं है जीडीपी का सर, पाकिस्तान 127 का। बिलियन हो गया, इट्स ऑलमोस्ट सर वो 50%। रुको को छोड़ देना, जीडीपी के तनासुब से बात हो रही है ना। ठीक एक है। हजार अरब डॉलर भी हो जाएगा 10 साल बाद, हाँ मसला ठीक है। थोड़ी है हमारी जीडीपी और अगर अगर, हाँ 10,000 एग्जैक्टली, अरब डॉलर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, वो बिल्कुल। कोई मसला थोड़ी है। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे ऊपर 50,000 का कर्जा भारी था, आज 5 करोड़ का ले लूं मुझे मसला नहीं है, मेरी एग्जैक्टली। आमदनी है क्योंकि। हाँ हाँ, ठीक है इनकम। ना, तो इस, हाँ, तो ये इसको मिसलीड ना करें अरब डॉलर उससे, जीडीपी के तनासुब से देखने से। चलें। तो चलें, बात कहने की ये है मुजम्मिल कि भाई जरा दुनिया की अशफाक साहब को ऐड करते एक पहले। सेकंड कंप्लीट करने दें बस, मैं आ रहा जी हूं, जी अब जी मैं उन्हीं की उत्तर। जी। तो दुनिया का कोई मुल्क उठा के आप दिखा दें जिसका जो है, मुल्क स्टेट की बात कर रहा हूं, कर्जे के तनासुब जो है जीडीपी से जो हम्म। है नहीं, या वो अगर ये जो शब्बर जैदी साहब की जो फिलॉसफी है, इस हिसाब से तो दुनिया का कोई मुल्क गोइंग कंसर्न नहीं है। ठीक। शुक्रिया, बस ये मेरा ठीक। इसमें एक पॉइंट था, फिर अगला पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा, दूसरे ठीक है पॉइंट में ठीक है, हम बताऊंगा। कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तोला साहब ये बताएं, एक तो आप तो माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं। देखें, लाइबिलिटीज़ का तस्करा मुजम्मिल भाई जो हैं वो जीडीपी के साथ इसको को रिलेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको इस टर्म्स में देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त जो एक्सटर्नल डेट है वो 127 बिलियन के करीब पहुँच चुका है। ठीक है। और इस वक्त जो हमारा जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं 17-18 बिलियन के करीब हैं। तकरीबन आपका 15-16 बिलियन के करीब जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट ईयर एंड पे हो जाएगा। 10-15 के करीब बिलियन के करीब 10 बिलियन के करीब आपने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है। तो ये कुल मिला के कोई 45-46 अरब डॉलर हैं जो पाकिस्तान को चाहिए। तो अब पाकिस्तान के पास आप देखें तो टोटल कुल मिला के 26-27 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। तो क्या ये डिफ़ॉल्ट की या बैंकरप्सी की निशानी नहीं है? इसको मतलब आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। तो जब अकाउंटिंग की टर्म में जब हम गोइंग कंसर्न की बात करते हैं ना, और ये इकोनॉमिक की टर्म में गोइंग कंसर्न जो है ना, वो है ही नहीं कोई ऐसी चीज। और अकाउंटिंग की टर्म में जो पहला लेसन हमारा है ना, स्टेट कभी गोइंग कंसर्न का इशू बर्दाश्त नहीं होता, ना होगा, क्योंकि स्टेट एक स्टेट है। और जैसे मुजम्मिल ने कहा ना कि स्टेट की अपनी एक वाइड पावर्स है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अगर खुदा ना खास्ता जो कि मैं नहीं समझता, और मैंने अपने किसी मीडिया इंटरव्यू में भी ये कहा कि खुदा ना खास्ता अगर ये हो सकता है कि कोई पेमेंट डिफॉल्ट हो, तो पेमेंट डिफॉल्ट एंड बैंक्रप्सी दे आर पोल्स अपार्ट। तो ये मैंने शपथ जैदी साहब को भी कहा है कि भाई ये आप जो बयान आपने दिया है, मेरा ख्याल है, और उस वक्त कोशिश भी की मैंने कि उसको थोड़ा सा रिपेंट किया जाए कि नहीं ऐसा नहीं है। बिकॉज के जब कोई ऐसे आपके मीडिया के थ्रू या कहीं पर भी हम जो वो लोग जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, जब वो अपना ओपिनियन देते हैं तो उसको करोड़ों आवाम जो होती है वो देख रही होती है, और उस पर वो सोचते हैं कि यार ये हमारे जो ओपिनियन मेकर है, जो इंटेलिजेंसिया है वो कह रही है। तो वो मेरा ख्याल है हमारी तरफ एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि हम इसको बड़े बिल्कुल तरीके से और सच्चाई की तरफ बात करें। हैविंग सेड दिस, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो हैं अपनी जगह, मगर प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो जाएगा, ऐसा कोई, मेरा ख्याल है, मैं दूर दूर तक, अल्लाह का शुक्र है, मेरी भी अपनी एक छोटी मोटी जो होती है रिसर्च, इस पे कह सकता हूँ
कोई ऐसे इशारे या आशारिये नजर नहीं आ रहे कि ऐसी कोई चीज हो जाएगी। आप जहां तक सवाल पैदा होता है कि ट्रेड डेफिसिट का जो आपने कहा या जो आपने एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट के कही, तो एक चीज को थोड़ा सा आप देखें कि हमारे पास ऑब्वियसली मल्टीलेटरल जो एजेंसीज हैं इनसे हमारे पास काफी पैसे आएंगे। जैसे जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हो तो वर्ल्ड बैंक भी देगा। अभी आपको $197 मिलियन का कर्जा अभी इन्होंने अप्रूव किया है आज आपके लिए। इस तरीके से आपके पास लिवरेज होती है। रोशन डिजिटल अकाउंट में दो मेरे अपने डिसएग्रीमेंट है कि ज्यादा रेट पे आप ले रहे हैं, तो रोशन डिजिटल अकाउंट है आपके पास। रेमिटेंसेस जो आ रही है इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काफी आपको अच्छे आपके नताए जा रहे हैं। आपकी इस वक्त फॉरेन ट्रेवलिंग काफी क्लिप हो रही है और ओमिक्रॉन की वजह से और मजीद, बिकॉज हम सर्विस में भी नेट इंपोर्टर थे, एक्सपोर्टर नहीं थे। तो सर्विस सेक्टर का भी एक बेनिफिट आपको मिल रहा है। और ये जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, जैसे टूरिज्म है, पहले लोग जो जाते थे से यूएस यूके या सऊदीया में उम्रे के लिए और जाते थे, अब वो सारे अपनी फैमिलीज के साथ नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं और दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो ये लोकल इकोनॉमी को भी एक अच्छी प्रोजेक्शन देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ रॉन्ग जा रहे हैं। रॉन्ग जरूर जा रहे हैं, मगर ये जो शफकत जैदी साहब ने जो कहा है कि जी कि हमारे आमदन क्या कहते हैं, उन्होंने आज भी एक ट्विटर किया है मेरा ख्याल है कि जी हमारी आमदन से 6,500 अरब है, और 6,500 अरब नहीं है, मेरा ख्याल है 8,000 अरब के करीब होती है। और 8,000 अरब में से अगर मैं फर्ज करें इसमें से 2,000 के करीब ये है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि मेरे नजदीक 1,500 होगी, बट हुकूमती आशारिये कहते हैं 2,000 अरब। तो अगर मैं निकाल भी दूं और अगर मुझे टैक्सेशन रेवेन्यू में 6,000 अरब, जो कि बड़ी आसानी से मुझे लग रहा है आप मिल जाएंगे इंशाल्लाह विद दिस इन्फ्लेशन एंड क्वांटम ऑफ इंपोर्ट वी आर हैविंग, तो अगर हम 60% उसका एनएफसी अवार्ड में जीबी को और कश्मीर के जो हम इनको फंड देते हैं अगर मैं निकाल भी दूं, तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी और अच्छी खासी होगी, बिकॉज की पॉलिसी रेट बढ़ाने से आपको काफी इंपैक्ट आएगा। ठीक है। मगर ये को खुदा ना खास्ता इसको मैं बैंकरप्सी या डिफॉल्ट नहीं कह सकता। और ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बात याद रखिएगा, जैसे मुजम्मिल इज ऑल्सो सेइंग कि 60-40 का रेशियो है आपका। एक बात और याद रखिएगा, नहीं मेरा नहीं कभी तोला साहब, ईमान है 60-40 का रेशो तो है। मुझे ये बताएं, ये जो डिफरेंस अमाउंट है ना, ये कहाँ से पे होगा? बस आप छोड़े ना, आप यानी आप टी बिल जो महीने महीने के 11-11 12-12% के ऊपर टी बिल्स लेके देंगे, या हमें सोर्स तो बताएं ना कि ये जो बैलेंस जो हमारा पे करना है हमने, वो कहाँ से होगा? वो उसकी सोर्स बताएं, फिर मुजम्मिल भाई से ही पूछते हैं। चले मैं आपको आपकी अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग टर्म में, मैं क्यों अपने आप को डिसोन करूं, अकाउंटिंग टर्म में बताता हूं। क्या पाकिस्तान की बैलेंस शीट देखी है आपने? नहीं है ना। इसलिए नहीं है कि हमारे जो भी ये मॉडल अकाउंट्स का बनता है, नेशनल अकाउंट्स का, वो यूएन मॉडल है। यूएन मॉडल में आपको जो भी हम जो चीजें हम इसको नापते हैं, इसको मैं आसान लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं कि आपको नाज़रीन इसको समझ सके, वो टैक्स टू जीडीपी का आशारिया हम देखते हैं, डेट टू जीडीपी देखते हैं। ये अलग बात है कि फिजिकल आपका लिमिटेशन लॉ के हिसाब से आपकी अभी लिमिटेशन ज्यादा है, 87% पे आप है एज कंपेयर टू आपको जो 60% होना चाहिए, बट ये ब्रीच हो रही है शुरू से। बट आइडियली 60-65% के दरमियान हो तो ज्यादा बेहतर होती है। अब उसके लिए आपको सबसे बड़ा जो आशारिया जो आपको करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली बात है। तो डिनोमिनेटर है जीडीपी। अब जीडीपी कैसे बढ़ाना है ये आपने देखना है, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कैसे करनी है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको करंट अकाउंट डेफिसिट से आपका छुटकारा मिले। देखिए इस महीने के लिए आपकी जो इंपोर्ट की आज फिगर आई है और जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से पेट्रोलियम में आपको देनी पड़ी, और आप 81-82 थी, अब मेरा ख्याल है 74-75 है, तो उसकी ब्रीज आपको मिलेगी। दूसरा, इस वक्त आपको एक और मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ कि हम फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो वो जो हम बाकायदा तौर पे जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुए होंगे बिकॉज से आपको एलएनजी नहीं मिल रही थी तो इसलिए आप कर रहे हैं। ये वजाहत तलब है, वो मेरा ख्याल है मुजम्मिल से तो पूछना मेरा ख्याल है ज्यादती होगी इसके साथ। हम मेरा ख्याल है हमाद अजहर साहब को ये क्वेश्चन मैंने भेजा भी है शायद, या तो मेरा ख्याल है अभी बना के मैं भेज दूंगा, और इसके बाद फिर हम उनसे देखते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। बाय एंड लार्ज ये कोई डिफॉल्ट का ऐसा कोई मसला नहीं है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान गोइंग कंसर्न है। ये जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से लिया गया है वो कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
कम बैक नाजरीन। मुजम्मिल भाई, आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं आपको नाराज करके रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि मैं बात जो है ना, ये अशफाक भाई को भी पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ। या तो जो है ना क्रिटिसिज्म लेता हूँ, या जो है किसी के मतलब खुश करने के लिए नहीं बात करता। आपने जो बोला ना, 127 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा है, वो डेट एंड लाइबिलिटीज के साथ है। आपने उसके बाद लाइबिलिटीज को ऐड कर दिया, नंबर एक। तो थोड़ी सी आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी है वो 40% से नीचे है। तीसरी चीज आपको जो अशफाक तोला साहब ने बड़े आसानी से फॉरेन लोन्स का जो आप कह रहे हैं ना, हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि अशफाक तोला साहब ने बड़े आसानी से आपको समझाई बात कि आपका जो है ना, फर्ज करें इस साल, अभी जैसे 5 महीने गुजर गए ना, आपके 5 महीने गुजर गए हैं, तो 5 महीने में आपका 7.5 अरब डॉलर के करीब जो है करंट अकाउंट खसारा हो चुका है। वो ऑलरेडी आप फाइनेंस कर चुके हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि पूरे साल का 17 अरब डॉलर और आएगा। भाई 5 महीने गुजर चुके हैं। फिर दूसरी बात ये कि फर्ज करें कि अगर आपने कभी जिंदगी में क्रेडिट कार्ड लिया हो या यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड में आपकी 5 लाख लिमिट है। अब आपका मंथ एंड पे जो है ना 1 लाख रुपए बिल आ गया, तो अब आप 1 लाख रुपए देते हैं तो आपकी लिमिट 5 लाख में वापस आ जाती है। तो यानी कि या तो आप डेट परमानेंटली उतार देते हो या आप उस डेट को रेप्लेनिश कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस साल मैंने 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है तो वो 12 अरब को मैं रेप्लेनिश कर लेता हूँ, वापस उसका नया ले लेता हूँ। टी बिल में भी यही होता है, जिसे रोल ओवर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। और इसीलिए मैं आपको बता रहा था पहले अपना जो है उसमें मैंने बयानिए में बात की थी कि पाकिस्तान क्या दुनिया का हर मुल्क जो है उसका डेट हर आने वाले दिन बढ़ता है, क्योंकि 99% मुल्क जो दुनिया के हैं उनका फिस्कल खसारा ही होता है। और सिर्फ पिछले साल की मिसाल ले लें, ठीक है, हेलो जी आवाज आ रही है, मिसाल ले लें, पिछले साल की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कम हुआ, बाकी पूरी दुनिया का 10 से 15% बढ़ा। हम सारे मिसालें देते हैं इंडिया की। इंडिया का पिछले एक साल में डेट जो है 10% से बढ़ के 90% पे आ चुका है। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका जो है खसारा ना होता हो और वो कर्जा ना लेता हो। हर आने वाला दिन ऐसा होगा कि आपकी हुकूमत, चाहे आप बेहतरीन से बेहतरीन भी साल आपका जिंदगी का चल रहा होगा, आपका खसारा होगा। इसलिए कभी आप देखना, कभी टाइम मिले तो 1947 से लेके 2022 तक शायद एक साल ऐसा था, 51 का या 52 का, जिसमें आपका जो फिस्कल खसारा नहीं हुआ था। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, ये जो अशफाक तोला भाई ने बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो है ना पेमेंट में डिफॉल्ट हो सकता है। पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़े सख्त से सख्त वक्त है। पाकिस्तान ने आज तक अपनी इंटरनेशनल पेमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया। हमने लोन भी लिए, अर्जेंटीना डिफॉल्ट कर गया, ब्राजील डिफॉल्ट कर गया। नहीं सर, हिस्टोरिकली एक मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है। मैं आप आ रहा हूँ, आप बताइएगा, जरूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। पाकिस्तान में जो है ना, जहां पे जिनको सफरिंग करनी पड़ी ना, वो मकामी लोगों को करनी पड़ी 3 जगहों पे। एक 1973 के नेशनलाइजेशन के बाद उनके तमाम, जो मैं आपको बता रहा था स्टेट की पावर क्या होती है। आपका मुल्क उस वक्त 2 लाख हुआ, नई हुकूमत आई, उसने क्या किया, तमाम लोगों के असासे ले लिए, जो आप कह रहे थे ना गोइंग कंसर्न, ये वो, तो ये स्टेट की पावर होती है। फिर 1999 में एटॉमिक धमाके के बाद हमें फॉरेन अकाउंट फ्रीज करने पड़े। उसमें आम लोगों के डिपॉजिट थी, क्योंकि हुकूमत डॉलर खा गई हुई थी। हुकूमत यानी कि ये हुकूमत, पिछली हुकूमतें, उससे उस वक्त की जो हुकूमतें थी और उससे पिछली हुकूमत, हमने लोगों की अमानत ली हुई थी, वो खर्च कर दी हुई थी, तो वो पे करने की पोजीशन नहीं थी, तो हमने डॉलर अकाउंट फ्रीज लगाया था। फिर 2009 में जो है हमारी स्टॉक मार्केट एक दफा फ्रीज हुई थी 4 महीने के लिए। उसमें बैरूनी सरमायाकार और लोकल सरमायाकार सारे के सारे फंसते थे। अभी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह इतना सख्त टाइम आया है। 2008 के बाद दुनिया की आलमी बदतरीन महंगाई आई है। 2018 में जो है हमारा खसारा, जो आप अभी खसारे की बात कर रहे थे, इससे ज्यादा बड़ा था और जखायर भी नहीं थे। अभी हमारे पास तारीखी जखायर हैं, और आपने जखायर का जिक्र किया तो 19 अरब डॉलर स्टेट बैंक के हैं, और वैसे टोटल जखायर हमारे 25 अरब डॉलर। और ये जो इस हुकूमत से पहले हाईएस्ट जखायर थे 22 अरब डॉलर या 21 अरब डॉलर के, और स्टेट बैंक के जखायर जो थे मिले थे 9.8 अरब। इस हुकूमत की मैंने इसलिए बात की थी, कोशिश की थी शुरू में, कि हम ये हुकूमत पिछली हुकूमत कोई बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस वक्त बात करेंगे कि पाकिस्तान
कि फाइनेंशियल इस बिल्कुल वक्त ऐसे ही है, सिचुएशन बिल्कुल क्या ऐसे ही है। हम लोग को बात भी जो है ना वो टेक्निकल टर्म्स में करनी है ताकि आवाम को भी और हमारे नाज़रीन को भी समझ आ सके। तो तोला साहब क्विकली बताएं, जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप क्या देख रहे हैं, कितनी होगी? सर मैं अब ये समझता हूँ, अगर पिछले साल की रिवीजन के ऊपर मैं देखता हूँ, जो कि मेरा ख्याल है वो फिगर्स मुझे ठीक नहीं लग रहे, और एसडीपीआई के भी अपने फिगर्स इनके भी एनालिस्ट ने किए हैं, 3.5 माइनस थी जो उससे पिछली, तो वो प्रोविजन से रिवीजन हुई और रिवीजन से फाइनल किया होती है, उसके बाद पिछले साल की रिवीजन देखनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ अगर करेक्ट करके देखें तो 4 के करीब होगी, बिकॉज इम्पोर्ट आपकी काफी ह्यूज है। इस महीने भी आपका सिर्फ 2 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इम्पोर्ट हुई है। 4% के करीब जो है ना वो तोला साहब कह रहे 4 से हैं 4.5। 4% ना जी। जी 4 to 4 450 ठीक, 4.5। ठीक है, 4.4 या 5 के करीब जो है वो तोला साहब जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें अब ज्वाइन किया है मियां जाहिद हुसैन साहब ने, पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रेसिडेंट हैं और एफपीसीसीआई के भी बड़े एक्टिव मेंबर रह चुके हैं, बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं, और इनसे हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जो हमारी बात हो रही थी अभी इन्फ्लेशन के हवाले से, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, महंगाई के हवाले से। वेलकम टू द शो जाहिद साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, ये बताएं, अभी हम बात कर रहे थे तोला साहब से और मुजम्मिल साहब से, तो मैंने कोशिश ये की कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे नाज़रीन के पास आ जाए। उनका ये कहना है कि जी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% के लगभग रहेगी। तो इसके ऊपर पहले आप बताएं कि आपको भी एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट लग रहा है कि हमारी इतनी जीडीपी ग्रोथ का टारगेट हम अचीव कर लेंगे? देखें, मैं बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। जी जी। बात यह है कि मैंने तोला साहब की और मुजम्मिल साहब की कुछ बात आखिरी 2-4 मिनट की सुनी है। उसमें जहाँ तक जीडीपी ग्रोथ का ताल्लुक है तो 5% की इनकी पहले थी फोरकास्ट या प्रिडिक्शन एस्टिमेशन, और लेकिन उसके बाद जब से हम अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकॉनमी में दाखिल हुए हैं आईएमएफ के साथ, जो हमारा मुआहदा हुआ है उसके बाद से, और उसके बाद अब हम ज़ाहिर है कि हमारी जीडीपी कंप्रोमाइज़ होगी। वो इसलिए कंप्रोमाइज़ होगी कि जब आप इस्तेहकाम जिसको कहते हैं ना, कंसोलिडेशन ऑफ द इकॉनमी, जिसको मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकॉनमी कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें हर चीज़ आपकी सुकड़ती है। वो क्यों सुकड़ती है कि अभी आपने जैसे मार्कअप के रेट्स बढ़ा दिए 2 दफ़ा, 23 दिन 24 दिन के वक्फे से आपने 2 दफ़ा रेट बढ़ा दिया, पहले 1.5% फिर और 1%, तो 2.5% ये बढ़ गया, और अभी होपफुली शायद जनवरी में फिर बढ़ेगा। तो ये ज़ाहिर है कि ये आईएमएफ अगर नीचे आता तो फिर शायद ना इन्फ्लेशन, जी एग्जैक्टली। अब बात यह है कि ये सब आईएमएफ के साथ जब आप एक सिस्टम में जाते हैं तो वो आपकी सारी इकॉनमी को स्ट्रक्चर्ड करते हैं, ठीक है, कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये इशारे इधर होंगे, ये इधर होंगे, ये स्टैटिस्टिक्स ये होंगी, वो सारी चीज़ों को होलिस्टिकली देखते हैं और उसके मुताबिक आपको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। अब इसका मतलब ये है दूसरे लफ्ज़ों में कि आप मार्कअप का रेट इसलिए बढ़ाते हैं ताकि ग्रोथ को रोका जाए, क्योंकि जब ग्रोथ आपकी चल रही होती है तो उसके साथ साथ हर आदमी स्पेंडिंग कर रहा होता है। जब स्पेंडिंग कर रहा होता है, परचेजिंग पावर होती है लोगों के पास, तो परचेजिंग पावर जब आप उनकी कम करते हैं तो स्पेंडिंग रुकती है, स्पेंडिंग रुकती है तो ग्रोथ रुकती है, और उससे फिर इन्फ्लेशन रुकती है। ये सब थ्योरेटिकल बातें बिल्कुल हैं, ऐसी। लेकिन पाकिस्तान में आम तौर पे ऐसा होता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो हमारे यहाँ डिमांड पुश नहीं है, वो कॉस्ट पुश है। कि जब लागत ही आपकी ज़्यादा होगी तो चीज़ महंगी होगी, तो कोई सस्ती क्यों बेचेगा। अगर आपकी डिमांड पुश्ड इन्फ्लेशन हो तो इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं चीज़ों को। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारी तो कॉस्ट ही ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, और वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी नॉन है, सबको पता है। पावर में हमारे पास है, लेबर महंगी है, ईज ऑफ डूइंग, उसमें भी दो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। उसमें भी 2 चीज़ें। एक तो ये है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है कि चीज़ें हम इंपोर्ट, जो पेट्रोलियम आ रही है तो ज़ाहिर है कि वो महंगी है। हमारे पास खुर्दनी तेल आ रहा है, वो इंपोर्ट हो रहा है, वो महंगा है। हमारे पास LNG आ रही है, वो इंपोर्ट हो रही है, वो महंगी है। तो जब ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो इकॉनमी के हैं, जब वो महंगे होंगे तो हर चीज़ महंगी होगी। ठीक है। दूसरी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि महंगाई होने की दूसरी रीज़न जो है वो हमारे यहाँ लैक ऑफ गवर्नेंस है या बैड गवर्नेंस है, ठीक, या एडमिनिस्ट्रेशन में लैक करते हैं। वो क्या है, अब ठीक है जी, $6 वाली गैस हम नहीं मंगा पाए बर वक्त और वो हमें $30 में मंगानी पड़ी, तो ये लैक ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है। अच्छा, अब वो आ गई, आई
तो हमें चाहिए थे 14 वेसल्स, हमने 12 मंगाए और 12 में से भी 10.5 आए या 10 आए, ठीक, उसमें से भी फिर 2 स्लिप हो गए। अब इस वक्त बात यह है कि पूरे मुल्क में आपके किचन में भी गैस नहीं है, गैस का बुहरान है। और कोयटा में अगर आप देखें तो वहाँ पे जिस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट चल रहा है, तो वहाँ पे गीज़र्स के लिए, घरों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए गैस नहीं है, इंडस्ट्री के लिए गैस नहीं। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक हमें अब ज्वाइन किया फ़र्रुख सलीम साहब ने। जैसा कि अभी हमारी थोड़ी देर पहले मुज़म्मिल असलम साहब से, अशफाक तोला साहब से और मियां जायद साहब से भी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था 2-3 चीज़ों के ऊपर कि इन्फ्लेशन जो है वो भी फ्यूचर में देख रहे हैं कि कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से वो कर्ज़ों की जो बात कर रहे थे तो वो उसको भी फौरी तौर पे जो है ना वो मसला करार नहीं दिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ के ऊपर जो है वो कंसेंसस डेवलप किया, वो ये कि एक इकोनॉमिक थिंक टैंक जो है ना वो बनना चाहिए जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें और जिसको बाकायदा पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल हो, और ताकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बालातर होकर जो है वो माशी फ़ैसले किए जा सकें। फ़र्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, इसके ऊपर आप अपना ज़रा स्टांस दें, फिर मैं आपसे आगे दीगर चीज़ों के ऊपर बात करता हूं कि ये इकोनॉमिक थिंक टैंक है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हवाले से अगर कंसिस्टेंसी आ जाए तो उसमें कोई मतलब मज़ायका है, या आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माशी मैदान में हुकूमत के पास इस वक्त कम से कम नहीं तो 8 या 9 मुख्तलिफ किस्म के थिंक टैंक्स उन्होंने बना रखे हैं। अच्छा। उनके पास एक इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप है, एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, एक कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, एक स्टीयरिंग कमेटी ऑन फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, एक इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, और अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक और नया अदारा बनाया है जिसका नाम रखा गया है इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा। अगर काउंसिल बनाने से पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ पड़ती तो फिर तो अभी हमें, आप सोचिए कि अमेरिका से आगे होना चाहिए। तो मतलब ये है कि काउंसिल वगैरह बनाने से जो है वो कुछ हासिल उसूल नहीं है, तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना क्या चाहिए? काउंसिल भी ना बनाएं या इन सबको मर्ज करके एक बना दें, क्या करें? देखिए, मईशत को कामयाबी से चलाना ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया भर के ममालिक में ये हो रहा है। 4 डिस्टिंक्ट फेजेस जिसको हम कहते हैं कि 4 हिस्सों में ये काम होता है। फेज 1 में एक काबिल किस्म की टीम तश्कील दी जाती है, फिर वो टीम बैठती है। फेज 2 के अंदर कई माह उसमें लग जाते हैं। वो टीम जो है वो मनसूबाबंदी करती है, वो हिकमत अमली बनाती है, वो प्लान सामने लेके आती है। फिर फेज 3 में उन प्रोग्राम्स के ऊपर, उन प्लान्स के ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू होता है, और फेज 4 में उनके नताइज सामने निकलना शुरू होते हैं। अभी यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि तकरीबन 40 महीने जो हैं, आप सोचिए कि पीटीआई की हुकूमत के गुजर गए हैं, उनका 60% जो मैंडेटेड वक्त है वो खत्म हो गया है। अभी टीम तश्कील दी जा रही है। खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर देखिए तो टेक्निकली 5 दफा वजीर फाइनेंस, मुशीर फाइनेंस, मुशीर खजाना, वजीर खजाना आते हैं, बदल जाते हैं। 40 महीनों में अगर 4 गए हैं तो आप सोचिए कि 9 से 10 महीने औसतन एक मुशीर खजाना को या वजीर खजाना को टाइम मिल रहा है प्लानिंग करने के लिए। तो जब बदली हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता कि क्या वजह है, उनको निकाल दिया गया, फिर एक नए साहब आ जाते हैं। ऐसा वक्त भी हमने देखा है कि जब 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ना तो कोई मुशीर खजाना था, ना कोई वजीर खजाना था। जो वजीर खजाना था उनका टाइम पूरा हो गया था, मुशीर खजाना का जो है वो नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था।
तो अभी तक तो टीम तश्कील दी जा रही है, तो उम्मीद ये रखें कि शायद अब टीम तश्कील दी जा चुकी है, अब वो अगले कई महीने बैठेगी, मनसूबाबंदी करेगी, कोई प्लान्स और प्रोग्राम सामने आएंगे, फिर फेज 3 में जाके उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होगा और फेज 4 में अवाम के लिए कोई नताइज सामने आएंगे। तो इस चीज की तवक्को रखना कि ये बाकी जो टाइम रह गया है 1.5 या 2 साल का, उसमें कोई नताइज सामने आ जाएंगे, मैं समझता हूँ कि उसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये महंगाई जो है ना वो 11.5% नवंबर का फिगर है और अभी दिसंबर का भी आने वाला है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप जो है वो आने वाले 5 से 6 महीनों में महंगाई के ऊपर आपका क्या ख्याल है, ये फिगर कहाँ तक रहेगा? देखिए, इस वक्त अभी वो जो फ्रेंच कंपनी है इप्सॉस के नाम से, उसने जो सर्वे किया है उसमें 93% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उस वक्त उनका जिंदगी का जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वो महंगाई है। तो अवाम का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। इस वक्त जो जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं या बैरूनी सेक्टर है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तिजारती खसारा है। तो मुल्क के सामने ये 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हैं। अब महंगाई की फ्यूचर सिचुएशन अगले 3-4 महीनों का आपने पूछा कि क्या होने वाला है, मेरा खदशा इस चीज का है कि अभी महंगाई का एक नया तूफान जो है वो या तो हमारे दरवाजे पे खड़ा है या दरवाजा ऑलरेडी खटखटा रहा है, और जिन लोगों को खटखटाहट सुनाई देती है वो ये जान रहे हैं कि महंगाई मजीद होने वाली है। और उसकी वजूहात कुछ ऐसी हैं कि हमने IMF के साथ जो एग्रीमेंट कर रखे हैं, हमारे मुशीर खजाना ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि हर महीने 4 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफी टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर। अब हम सालाना कोई 20 बिलियन लीटर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं, अगर 4 रुपए माहाना उसके ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है तो अब समझिए कि पहले महीने 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ है जो सार्फिन के ऊपर पड़ेगा, और फिर ये सारी इकोनॉमी के थ्रू जो है वो राशन करेगा। फॉलोइंग महीने वो 160 अरब हो जाएगा और इवेंचुअली हमने ये 300 अरब रुपया इकट्ठा करना है टैक्स की मद में। उसके नतीजे में मजीद जो है वो महंगाई आएगी। IMF से जो हम वादा कर चुके हैं कि तकरीबन 350 अरब रुपए के जो टैक्स की एग्जम्पशंस अभी एग्जिस्ट करती हैं उनको एक फाइनेंस बिल के थ्रू जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब जब टैक्सेस आएंगे, इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस आएंगे, तो नेचुरली वो अपने टैक्सेस जो हैं वो सार्फिन के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। तो 350 अरब रुपए का वो बोझ जो है वो इजाफी बोझ सार्फिन के ऊपर आ जाएगा। कोई 250 अरब के इजाफी टैक्सेस हैं जिनका हम वादा IMF के साथ कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और मेरा खदशा ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये महंगाई के अंदर और मज़ीद एडिशन करेंगी। कोई रिलीफ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो मतलब फिगर वैसे ही अगर मैं आपसे कोई एग्जैक्ट एक फिगर मांगना चाहूँ तो आपका क्या ख्याल है ओवरऑल जो है वो जनरल इन्फ्लेशन जो है वो क्या रहेगा और CPI क्या रहेगा पूरे साल? देखिए, ये बहुत टेक्निकल सा मामला है। अगर ये मईशतदान बैठ के आपस में बहस करते रहें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा दुरुस्त होगा। आप देखते हैं कि हुकूमत का जो इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वो आपको एक इन्फ्लेशन की फिगर देता है, एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की फिगर देता है, एक होलसेल प्राइस की इंडेक्स की फिगर देता है। आपने अभी 11.5 का जिक्र किया, वो इन्फ्लेशन रेट कहलाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मैं हैरान रह गया कि 27% बढ़ा है। अब उसका मतलब ये है कि होलसेल के लेवल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान हमें ये बता रही है कि कीमतें जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 27% बढ़ी। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर होलसेल में बढ़ रही हैं तो अगले चंद हफ्तों में वही चीज हमें रिटेल में भी नजर आने लगेगी। हाँ, मतलब फ्यूचर इन्फ्लेशन होता है जी। चले ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपेरेंटली जो माशी अशारिये हैं वो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो है वो महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन सर इंटरनेशनली अगर हम देखें तो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो भी नीचे आ गई हैं, इसी तरह खुर्दनी तेल है उसकी प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं। तो इंटरनेशनली जो महंगाई का जो इशू है वो तो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके इम्पैक्ट से ये जो टैक्स की जो चीज़ें विदड्रॉ कर रहे हैं तो वो इसको कॉन्ट्रा करके महंगाई को कम नहीं करेगा? देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक कहलाता है प्लान, मंसूबा, और दूसरा कहलाता है उम्मीद।
अगर हम इस उम्मीद से बैठे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं और उनके नतीजे में हमारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन उसको हम उम्मीद या ख्वाहिश कह सकते हैं, उसको कोई मंसूबा या हिकमत अमली नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। हमारे जो चारों पैनलिस्ट थे, जिनमें अशफाक तोला साहब, मुजम्मिल असलम साहब और मियां जाहिद साहब और फ़ारूक सलीम साहब ने शिरकत की और मिली जुली सी राय जो है वो सामने आई है। एक कंसेंसस एक डेवलप कर रहे हैं कि एक ओवरऑल जो है वो इकनॉमिक प्लानिंग जो है वो हमें करनी चाहिए, ताकि जो है वो एक माशी सिमत जो है वो हमारी उसका तयन हो सके, और फिर ये है कि हुकूमतों के बदलने से वो चेंज ना हो। फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। महंगाई का बहरहाल एक असर रहेगा कि अगर बैरूनी दुनिया में भी महंगाई होती है तो हम पे अल्टीमेटली उसका असर पड़ेगा। जैसे फ्यूल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं या खूरनी तेल की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो अगर ये प्राइसेस इसी तरीके से ट्रेंड नीचे आने का रहा तो IMF की वजह से लगाया गया टैक्सेस और ये वो तो मे भी इतना ज़्यादा महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट ना कर सकें। लेकिन अगर बैरूनी जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो बैरूनी असरात जिसको हम कहते हैं, वो अगर हमारी इकॉनमी पर रहे तो फिर थोड़ा सा मुश्किलात का सामना हो सकता है। नाज़रीन, चूँकि आपको पता है वक्त की बड़ी किल्लत है, हमारी गुफ्तगू जो है वो तो जारी है, लेकिन गुफ्तगू का ये जो हमारा आगे का जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते देख सकेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। अगले हफ्ते दोबारा हम जो है ना वो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे और इसको जो कंक्लूड करेंगे वो नेक्स्ट वीक करेंगे। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।